नमस्कार दोस्तों, मेडी सर मेरे यूट्यूब चैनल डीपी एडुटोरिया में आपका स्वागत करता हूं। मेरा पिछला वीडियो राज्य शिक्षा केंद्र की एग्ज़ाम होनी थी, उस संदर्भ में मैंने बनाया था। OMR शीट कैसे भरना है, बच्चों को परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। अब परीक्षा हो चुकी है, प्रश्न पत्र बच्चे 19 जनवरी को दे चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पत्र बच्चे दे के आए हैं उसमें वो कितना सही करके आए, कितना गलत करके आए, इस बात का इंतज़ार उन्हें है कि हमारे क्वेश्चनों का सही जवाब क्या होगा। इस बार जो क्वेश्चन राज्य शिक्षा केंद्र ने बनाया था, आया था 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें 6 से 8 के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न पत्र था। उसमें मैंने देखा कि बहुत ही उच्च क्वालिटी के क्वेश्चन जो कि अमूमन कंपटीशन एग्ज़ाम का बेस होते हैं वो पूछे गए थे। इसी कड़ी में मैं आपको जो है आज मैथमेटिक्स का भाग जो है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक मैथमेटिक्स का पार्ट था और यह भाग इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित की संख्याओं में से संपूर्ण संख्या है। परफेक्ट नंबर इसमें अपने को बताना है कि परफेक्ट नंबर कौन सा। बेटा दोस्तों, प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर का, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है। अमूमन मैंने इसे कई कंपटीशन हायर लेवल के एग्ज़ाम के अंदर देखा है, जो कि आपको 6 से 8 के बेस के अंदर ये पूछ के उन्होंने बताया है कि मैथमेटिक्स अब किस दिशा में जा रहा है। परफेक्ट नंबर की परिभाषा इस प्रकार है कि कोई भी संख्या हो, जब हम उसका गुणनखंड करते हैं, जब हम उसका गुणनखंड करते हैं, जैसे कि मान लो 6 है, इस 6 का गुणनखंड किया तो 1 गुणित 2 गुणित 3, 1 दूना 2, 2 तिया 6। इस प्रकार से अगर हमारे इन गुणनखंडों का योग अगर हम करें तो वापस वही संख्या अगर प्राप्त हो जाए, वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। देखते हैं, जैसे 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 6। मतलब ये जो नंबर है 6, यह आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से अगर 18 को करने की कोशिश करते हैं, 18 के गुणनखंड, तो देखो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 2 18। अगर इनको जोड़े 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो यह 18 नहीं बन पा रहा है। मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। हमारा सही आंसर है 6। अब आगे बढ़ते हैं हम 82 क्वेश्चन की ओर। यह नंबर 82 क्वेश्चन रहा अपना। मैंने ये नया नया बोर्ड खरीदा है अभी जस्ट, इसलिए थोड़ी सी लिखने में दिक्कत आ रही है। सबसे छोटे अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है। सबसे छोटे अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है। अगर हम सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 से किसी भी सम संख्या में भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, वह यह जानना चाहता है। मान लो 2 से हम कोई एक संख्या चूज करते हैं, 10 चूज कर ली, 10 में 2 का भाग दिया 5 आया, 2 पंजे 10, 0 0। यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या आता है। चलो एक एग्जाम्पल हो गया, सेकंड ले लेते हैं। 2 का भाग हम लगाते हैं 12 में, 6 बार गया। मतलब 2 का भाग जब भी किसी सम संख्या के अंदर देंगे हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। हमारा 83 नंबर का प्रश्न जो है ये है,
83 का। किसी सप्ताह में एक कक्षा, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 32 स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं। प्रश्न में यह पूछ रहा है कि दिन दिए हैं, उस दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दी है। सोमवार के दिन 16, मंगलवार को 29, बुधवार को 18, गुरुवार को 24, शुक्रवार को 30 और शनिवार को 20 बच्चे उपस्थित रहे। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की आधी है। मतलब वो पूछ रहा है कि किस दिन आधी है। ये सही आंसर आपका आ जाएगा 16। 16 किस दिन पड़ता है? सोमवार के दिन। सोमवार मतलब ए आंसर अपना। ए आंसर इसलिए आएगा क्योंकि वो पूछ रहा है कि 32 विद्यार्थियों में से 50% आधे बच्चे किस दिन आए थे। ठीक, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं 84 की तरफ चलते हैं। एक समूह में कुल 48 व्यक्ति है, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध पीते हैं। मिल्क कितने व्यक्ति पीते हैं? 12। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, टी जो पीते हैं वो 16 पीते हैं। और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं 20 व्यक्ति। अब आगे पूछ रहा है, तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। भाग में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यह देखना है कि वह कितने टाइम उससे डिवाइड है या कितने टाइम मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर संख्या थी 48। कितनी संख्या थी? 48। इस 48 में से हमसे पूछा है उसने चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो चाय पीने वाले बच्चे हैं, लोग हैं 16। 16 का ये कितने मल्टीपल है? 16 दूना 32, 16 48। या ये कहें कि 16/48 तो 1/3, 16 48। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं। एट्टी 85 की तरफ। एट्टी 85 क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। दो वर्ग दिए हैं। आप जानते हैं कि वर्ग के अंदर सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसके दो भुजाओं की का गुणा करना होता है। तो मान लो इसका 16:9 है तो उसके परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। ये अगर मान लो 16 है इसका क्षेत्रफल, एक और मैंने ले लिया, ये 9 है इसका क्षेत्रफल। तो अब आप बताइए कि इनका क्षेत्रफल अगर 16 और 9 है तो इनकी भुजाएं क्या होगी। सीधी सी बात है कि इसका ए का ए से मल्टीपल हुआ जब 16 आया, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 9 है, मतलब इसकी वैल्यू 3 है। जब 3 है वो फिर पूछा है कि इसका परिमाप का अनुपात, तो हमें परिमाप निकालना आना चाहिए। परिमाप का सूत्र ये होता है कि इन चारों भुजाओं को इसको 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 और इसको जोड़ दिया जाए। परिमाप का अर्थ होता है, परिमाप मतलब बाहर की माप, किसी भी आकृति की बाहर की माप उसका परिमाप कहलाती है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 4 और 4 8 और 4 3 12 4 चौक 16। ये इसका हो गया परिमाप 16। इसका जोड़ते 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, इसका हो गया 12। अब आप बताइए इसका रेशो क्या है। रेशो पूछ रहा है, फिर से रेशो पूछ रहा है। परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात रेशो निकालो। 4 से काटो, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, मतलब ये हो गया 4:3। 4:3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 86। प्रश्न नंबर 86। संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है।
4 से बड़ी विषम संख्या कोई सी भी ले लो आप, मान लो 5 ले ली विषम संख्या, 5 में हमने 4 से भाग दिया, 4 से 4 एक बार 0 सॉरी 4 से भाग दिया, 5 में 4 एकम 4 बचा 1 तो 1 बच रहा है। इससे आगे फिर देखते हैं 4 से बड़ी और भी विषम संख्याएं होती है। मान लो 4 का भाग आपने दिया 7 में, 4 एकम 4 बचे 3, या तो 3 1 बचेगा या फिर 3 बचेंगे। फिर अगली संख्या 8 आ जाएगी, फिर वो 4 से फुल टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेष फल नहीं बचेगा। मतलब इसका आंसर आएगा 1 और 3। फिर अगला क्वेश्चन है आपका किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के, ये हम सब भली भांति जानते हैं। 6th से लेके 6th 5th 7th 8th में सभी में लगभग किताबों के अंदर ये मिलेगा कि गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, जहाँ आपको ज़्यादा बेहतर, हम 87 तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद 88 में आप देख लो, फिर से 88 ले लेते हैं ये वाला। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होता है। सब 5 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी 5 अंकों की हो गई ये वाली भैया 99999। अगर एक अंक और बढ़ जाएगा तो संख्या बन जाएगी 6 अंकों की, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की यही होगी। में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। तो जब भी हम किसी भी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लेते हैं 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर जो 0 प्राप्त हो रही है वो एक पूर्ण संख्या ही है। वो यही पूछना चाह रहा है आपको कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसका गुणा करने पर क्या आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सम संख्या आएगा, हो सकता है ये सम संख्या भी है लेकिन पूर्ण संख्या आई है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन में दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करना है। इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि एक इस प्रकार से आकृति बनी है, इसके अंदर 3 कोण दिए हैं, तो 1 2 3 कोण तो ये हो गए। दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या 3 तो ये हो गए। 3 के बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा चौथा कोण और ये हो जाएगा आपका 5वां कोण। ठीक, और एक कोण हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक कोण हो जाएगा ये वाला। कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 6। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। दी गई आकृति में त्रिभुज गिनकर हमें बताना है। देखें अपन क्या होता है। ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ठीक, ये आपका दूसरा त्रिभुज बन गया, ठीक। अगर हम इसके अलावा और बनाने की कोशिश करें, एक तो ये वाला हो गया, एक 2, इसके बाद मैं एक और लेता हूँ, ये हो गया आपका 3, ठीक। इसके बाद ये हो गया आपका 4, ठीक। और एक आपका 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर अधिकतम हो जाएंगी संख्या इसकी 5। फिर है आपका क्वेश्चन
किसी वर्ग की भुजा को दुगना करने पर वर्ग का क्षेत्रफल होगा। किसी वर्ग की भुजा को दुगना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो किसी वर्ग को हम एक वर्ग मान लेते हैं, एक वर्ग मान लिया। इस वर्ग की एक भुजा को हम डबल करते हैं। मान लो ये भुजा आपकी 2 है, तो फिर ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर लेता हूँ। डबल करने को कहा गया है प्रश्न में कि दुगना करने पर 2 की जगह हमने कर दिया यहाँ पर इसको 4, 2 की जगह कर दिया इसको 4, ये कर दिया मैंने 4। अब करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अगर इसको जोड़े अपन 4 से, तो 4 को लेके 4 चौको 16 और पिछले का था अपना 2 दूना 4, तो 4 से कितना हो गया, ये 16 हो गया। 4 से 16 हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये इसके पिछले क्षेत्रफल का 4 गुना हो चुका है। ये 4 था वो 16 हो गया, 4 चौको 16। हमारा अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का। बीस परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। ये सदस्यों की संख्या दी है। किसी परिवार में 4 है, किसी में 5, किसी में 3, 2, 1, 4, 3, 5, 7, 8। तो 4 या 4 से कम सदस्यों वाले परिवारों की संख्या है। 4 या 4 भी सम्मिलित है या 4 से कम, वो हमें गिन कर देखना है। एक तो ये 4 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 1 वाला हो गया, फिर एक 4, फिर एक 3, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4। अब इसे गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं 93 वाला क्वेश्चन। चित्र में अगला पैटर्न चुनिए। चित्र में इस टाइप का क्वेश्चन भी नवोदय में पूछे जाते हैं, अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आकृति वाले। ये तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ सिंगल त्रिभुज है और ऊपर की तरफ उसका चेहरा है, यह दूसरे अगली आकृति में नीचे की तरफ है, फिर अगला ऊपर की तरफ हो गया। मतलब अगला जो आने वाला है वो नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है। नीचे की तरफ देखें तो एक ही आकृति दिख रही है मुझे, फिर भी हम वो टेस्टिंग करते हैं। इसमें 1 लाइन, इसके अंदर 2 लाइन, इसके अंदर 3 लाइन, तो इसके अंदर आनी है 4 लाइन। कुल मिला के ये पहली नज़र में पास होता है कि यह वाला आंसर हमारा सही है। अगला 94 वाला है। एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है। तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा। 50 ml पहले से भरा हुआ है, इसमें हमने एक कंचा डाला, एक डाला तो स्तर पहुंच गया 60 पर, तो यहाँ से हो गया +1 कंचे से वो 60 ml। वह पूछ रहा है कि 90 ml तक पहुंचने के लिए कितने कंचे डालने पड़ेंगे। तो एक कंचे से ये 50 से पहुंच गया 60, मतलब एक कंचे की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 ml। मतलब एक कंचा डालने पर 10 ml वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे हमें 50 से अगर जोड़े तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। बिल्कुल बेसिक भाषा में आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के 4 कंचों की आवश्यकता इसके अंदर लगेगी। 4 कंचे डालने पर 90 ml तक वो पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 95 वाला, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक संकेत, एक स्माइल दी है, इसको बराबर वो
3 मान रहे हैं विद्यार्थी। तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? एक स्माइल को अगर 3 मान रहे हैं तो 12 विद्यार्थियों को बताने के लिए कितनी स्माइल लगेगी? अब आप खुद देख लीजिए कितनी। एक को 3 मान रहे हैं तो 12 में 3 का भाग लगाते हैं, 12 में 3 का डिवाइड करते हैं 4 बार, मतलब इनमें संख्या आ जाएगी 4। ये 4 स्माइल, एक 3 की, एक फिर 3 की, फिर एक 3 की और फिर 3 की। आप जोड़ सकते हैं 3 6 9 12। तो 12 बच्चों को बताने के लिए जो है 4 स्माइल लगेगी। आगे बढ़ते हैं 96 पे। एक बच्चे ने संख्या 90 गुणित 69 को 90 गुणित 79, 90 गुणित 69 को 90 गुणित 79 लिख दिया है, लिख कर हल कर दिया। उसके परिणाम में कितना अंतर आएगा? अगर हम यहाँ 90 90 सेम है, यहाँ पर आ गया 10 का डिफरेंस। उसने 10 का मल्टीपल ज़्यादा कर दिया 90 से, मतलब वो 90 से यहाँ 69, यहाँ 79 लिखना था, उसे 69 लिखा गया, उसके हाथ गलती से 79। तो डिफरेंस पूछ रहा कि कितना का आ जाएगा? तो 90 का 10 से मल्टीपल ज़्यादा कर चुका है वो, मतलब वो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 900 का। ये 900 का अंतर उसके पास आ चुका है। 97 वाला क्वेश्चन है, यदि एक टाइल का माप 30 गुणित 30 सेंटीमीटर, टाइल्स का माप 30 गुणित 30 सेंटीमीटर, मतलब एक टाइल्स दिया है ऐसा, इस प्रकार से जो हमारे घरों में लगाते हैं वह है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल मिला के इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, हम पहले से निकाल लेते हैं, 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक 9 मीटर गुणित 5 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? 9 मीटर गुणित 5 मीटर कमरे के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? हम यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ पर दिया है मीटर में। चूंकि टाइल्स की माप सेंटीमीटर में दी है, कमरे की माप मीटर में दी है, तो हम हमारी सुविधा के लिए इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, चलो सेंटीमीटर में दिया है, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 9 मीटर और 5 मीटर। तो 9 मीटर को हम चेंज करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बताया मैंने, तो 900 हो जाएंगे, 900 सेंटीमीटर ये हो गए और 5 से होगा ये 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे टाइल्स जो है वो एक टाइल्स है 900 वर्ग सेंटीमीटर का, हमारी ये जो है लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, उन दोनों के मल्टीपल में हम इसके क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। मैं सीधे सीधे 900 का भाग इसमें दे देता हूँ, 900 से 900 कट गया, कुल मिला के हमारे पास आ गया आंकड़ा 500 का। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला 97 का, कि 500 टाइल्स की आवश्यकता इसके अंदर लगेगी। अब लास्ट वाला है 99, समीकरण 2p + 5, यहाँ पर 2p + 5, यहाँ पर ये बॉक्स दिया है, मेरे जजमेंट से ये बॉक्स की जगह यहाँ पर होगा बराबर 11 का हल है। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू फाइंड करना है। p की वैल्यू क्या है? चूंकि आंसर में p में ही आंसर दिए हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ बराबर होगा, और p के बारे में पूछना चाह रहा है कि p की वैल्यू क्या है। अगर मैं p की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 दूना 6 और 5 11 आ जाएगा। 2 गुणित 3 धन 5, अगर इसे हल करते हैं हम तो 3 दूना 6 धन 5 बराबर 11। और भी रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, 2 दूना 4 5 9 आएगा। 4 रख के देख ले, 4 दूना 8 5 13 आएगा। 8 रख के देखते हैं तो 8 दूना 16 और 5
21 आएगा। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो आएगा p इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 100। एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। आम अंगूर, तो आम और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है, मतलब 3:2 है। कोई भी कक्षा है उसमें कोई भी एक आंकड़ा है, उस आंकड़े का 3 मल्टीपल, कोई भी एक डाटा है उस डाटा का 3 मल्टीपल आम पसंद करते हैं और 2 मल्टीपल अंगूर पसंद करते हैं। जैसे मान लो एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को अगर इसमें डिवाइड करूं तो 6 बच्चे तो आम पसंद करते हैं और 4 बच्चे अंगूर पसंद करते हैं। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो, अंगूर पसंद करने वाले संख्या की बच्चों की संख्या 10 है, तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? इसके बीच में आप देखो कि इसके बीच में रेशो क्या है, 5 का रेशो है। 5 का रेशो है, 5 × 2 10। तो इसके बीच में भी रेशो जो है 5 का ही होगा। 5 3 15, इसका सही आंसर आ जाएगा 15। ये मैंने आपको आज मैथमेटिक्स का पोर्शन ओलंपियाड 2022-23 जो एग्ज़ाम 19 जनवरी को हुई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद मेरे चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको समय समय पर होने वाली सभी एग्ज़ाम, इसके और भी क्वेश्चन है, एक वीडियो में वो बनाना संभव नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में जो है आपको इसका हिंदी का, इंग्लिश का और सारी चीज़ों का, जनरल जीके वगैरह सबका सॉल्यूशन दूंगा। आप फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।